आज बात करते हैं बिहार का क्या होने जा रहा है। एक ऐसा राज्य जो चुनाव के सामने खड़ा है, मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उसके पिछड़ेपन की दास्तान न जाने कितनों सदियों पुरानी है। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद से बिहार ने तरक्की के रास्ते पर शायद कुछ किया या नहीं किया। इसलिए आज अगर बिहार को उम्मीदें हैं तो बिहार को उम्मीदें हैं अपनी नौजवान पीढ़ी से। कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं। ये वो लोग हैं जो करीब 30-35 साल के हैं, लेकिन आज चुनावी अखाड़े में हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य राजनीतिक पार्टी में है, चुनाव लड़ चुका है, या फिर मौजूदा शासनकाल में या तो सांसद है या विधायक है। आइए जरा कुछ नामों की चर्चा करते हैं। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के हैं, उनके बेटे राहुल तिवारी को इस बार टिकट दिया गया है आरजेडी के द्वारा। आरजेडी ने जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को मुंगेर जिले से टिकट दे दिया है। पूर्व सांसद कीर्ति सिंह के बेटे ऋषि कुमार को भी आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। भीम कुमार सिंह गोह से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे राजनारायण सिंह को टिकट दिया गया है। जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश यादव को भी टिकट दिया गया है। तो आरजेडी से कुछ नाम है जो आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार शान बढ़ाया करते थे, कांग्रेस में आजकल हैं, उनके बेटे लव को इस बार टिकट दिया गया है और वो इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। सदानंद सिंह के बेटे शिवानंद मुकेश को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक अवधेश कुमार सिंह के बेटे शशि शेखर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम को टिकट दिया गया है। विधायक आदिति सिंह की बहू नीतू सिंह को भी टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ सुहासिनी यादव जो कि शरद यादव की बेटी हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। शरद यादव एक जमाने में जेडीयू के परोधा हुआ करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ उनकी बहुत लंबी चली नहीं और फिर अंततः उन्हें भी पार्टी से अलग होना पड़ा और अब कांग्रेस उनकी बेटी चुनाव में लड़ रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पटना में एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करने की बात की जो कि उनकी पार्टी में आते आते रह गई, और ये हमारा वो डार्क हॉर्स है जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। पहले नाम बता देता हूं। नाम है पुष्पम प्रिय चौधरी। पुष्पम प्रिय चौधरी दरअसल दरभंगा की रहने वाली हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक पार्षद विनोद चौधरी की बेटी हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर वापस लौटी हैं और एक नई पार्टी बनाकर अपनी उम्मीदवारी के साथ साथ 40 और लोगों को मैदान में उतार चुकी है। इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आगे जरा जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू में से रामनारायण सिंह के भतीजे सुनील कुमार को टिकट दिया गया है। उसके साथ जयंत राज को जेडीयू ने टिकट दिया है जो कि जनार्दन मांझी के बेटे हैं। जगदीश शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे राहुल कुमार को टिकट दिया गया है जेडीयू के द्वारा। बीजेपी की बात करें तो दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयाशी सिंह इस बार चुनावी अखाड़े में है। संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, राणा रणधीर, इन सबों को टिकट दिया गया है। इनके पिता सांसद या विधायक रह चुके हैं। संजीव चौधरी के साथ साथ अन्य लोगों की बातें भी मैंने आपके सामने रखी। अब आइए बात करते हैं पुष्प प्रिय की। एक ऐसी लड़की जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही थी, जिसने वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए। और काम करते करते अचानक उसे लगा कि आखिरकार मैं अपने राज्य के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूं। और फिर पिछले साल यानी कि साल 2019 में हम सबों ने देखा कि अचानक सभी प्रमुख बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर ऐड था, एक लड़की 30-35 साल की, तेज तर्रार, और उसका सिर्फ एक बैनर था, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती। और इसके साथ साथ हर किसी ने सोचा ये कौन है, कहां से आई है, कहां से चुनाव लड़ना चाहती है। और बाद में खुलासा हुआ कि ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन जिस तरह से आज पुष्प लगातार कोशिश कर रही हैं, उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ा बिहार में, खोइछा भरो। हर को व्यक्ति जो बिहार से संबंधित है वो जानता है कि खोइछा का मतलब क्या होता है। विदा होती अपनी बेटी को थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा हल्दी और उसके साथ साथ थोड़े पैसे दिए जाते हैं, शुभ संकेत के तौर पर, जहां भी जाओ खुश रहो। यही है खोइछा, और यही आशीर्वाद पुष्पम आज हर किसी से मांग रही। 40 ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया है जो पढ़े लिखे हैं, या तो वो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और ये सब लोग मैदान के अखाड़े में हैं। क्यों आखिरकार पुष्पम को यह लगा कि बिहार की तस्वीर को बदलनी चाहिए?
ऐसा क्यों और राजनेताओं को नहीं लगा? ऐसा क्यों आरजेडी के आज के चेहरे तेजस्वी यादव को नहीं लगता? ऐसा क्यों एलजेपी के चेहरे चिराग पासवान को नहीं लगता? ऐसा क्यों किसी और युवा नेता को नहीं लगता? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये तमाम राजनेता जो आज विरासत की राजनीति को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। इसके बावजूद इनमें से अधिकतर नेताओं ने बिहार की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हो? चलिए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, शायद उससे आप एक जो नींद में हैं उस नींद से जागेंगे। 1947 हिंदुस्तान आजाद होता है और आजाद हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम क्या है आप जानते हैं? 400 रुपए प्रति वर्ष। और उस आजाद हिंदुस्तान में बिहार के हर निवासी का पर कैपिटा इनकम क्या है? 200 रुपए प्रति वर्ष। आज आजादी के 72 साल बाद आजाद हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर, प्रति व्यक्ति के ऊपर सालाना पर कैपिटा इनकम, उसकी आमदनी क्या है? 1,35,000 रुपए। लेकिन एक बिहार का निवासी आज पूरे साल भर में कितना कमाता है आप जानते हैं? 44,000 रुपए। यह है उसकी पर कैपिटा इनकम। यानी कि एक साल में 44,000 रुपए कमाने वाला एक बिहार का व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 3,700 रुपए कमाता है। 3,700 रुपए घर का गुजारा चला सकता है कोई आदमी इतने में? आप खुद ही सोच लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त कम से कम 52% पर कैपिटा इनकम बिहारियों का था हिंदुस्तान के कंपैरिजन में। आज वही बिहारी हिंदुस्तान के पर कैपिटा इनकम का बहुत ज्यादा, तो तकरीबन 21 से 22% का हकदार है। क्या यह अपने आप में नाइंसाफी नहीं है? क्या हुआ बिहार के साथ? ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक पैमाने पर बिहार इतना नीचे गिरता चला गया कि आज स्थिति यह है कि सभी राज्यों की श्रृंखला में बिहार 20वें पायदान पर है। 20वें पायदान पर। ऐसा क्यों है कि बिहार में लोग पैसा कमा ही नहीं सकते? ऐसा क्यों है कि बिहार के लगभग हर संपन्न परिवार का हर व्यक्ति, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कर्ज लेकर भी अपने बच्चे को बिहार के बाहर पढ़ा सकता है, वो बिहार के बाहर अपने बच्चे को पढ़ाता है? ऐसा क्यों है कि हर वो व्यक्ति जो बिहार से बाहर निकलता है पढ़ने के लिए, वापस बिहार कभी नहीं जाता है, न तो पढ़ाई करने के लिए न नौकरी करने के लिए, जब तक कि उसकी मजबूरी ना हो? क्यों ऐसा है कि आज बिहार में तकरीबन 56% ऐसे ग्रेजुएट हैं जो बिहार में पढ़ाई करते हैं लेकिन नौकरी देश के दूसरे राज्यों में करते हैं? ऐसा क्यों है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बड़े गर्व के साथ ताल ठोक कर कोविड के समय यह कहते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान को श्रम शक्ति मुहैया कराता है? जरा सोचिए, क्या एक बिहारी का सर गर्व से ऊंचा हो जाए यह जानकर कि पूरे देश भर को लेबर बिहार प्रोवाइड करता है? हम लेबर प्रोवाइड करने वाली एजेंसी हैं क्या? हर बिहारी को यह पूछना चाहिए अपने आप से। ऐसा क्यों है कि आज बिहार में सिर्फ 7,000 डॉक्टर्स की पोजीशंस हैं? सिर्फ 7,000 डॉक्टर बिहार में काम करते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ 11,000 नर्स हैं बिहार में? क्या इससे बिहार का काम चलेगा? सिर्फ 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, 8 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। बिहार में पढ़ाई लिखाई का आलम यह है कि सेशन कम से कम 1 से 1.5 साल पीछे चलता है और स्थिति यह है कि क्लास में कोई बैठ नहीं सकता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जबरदस्त फीस देते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप आंकड़ों की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसने तो कमाल कर दिया साहब। साल 2010 में बिहार में 44,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 78,000 हो चुकी है। जी हां, 78,000, यानी दूनी के आसपास हो गई है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि ये तमाम स्कूल जो हैं ये आमतौर पर सिंगल टीचर स्कूल हैं? अधिकतर ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल, यानी कि पूरे स्कूल में एक टीचर है और वही सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, सब कुछ वही पढ़ाता है। क्यों भाई? क्या आप शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते, मुहैया नहीं करा सकते? सेकेंडरी स्कूल से बच्चों के ड्रॉप आउट का रेट बिहार में अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। 56% बच्चे, 56% बच्चे सेकेंडरी स्कूल पास नहीं करते, छोड़कर घर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर में खाना नहीं मिलेगा। यह है बिहार की स्थिति। अब आइए जरा औद्योगिकरण की बात करते हैं। उसके लिए कुछ आंकड़ा है जो पढ़ने के बाद वाकई में, मैं एक बिहार का निवासी हूं, मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है, और आज मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं इस आंकड़े को पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब सत्य आपके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगे तो आपको यकीन होता है कि थप्पड़ कितना जोरदार था। आप जरा सोचिए, ये आंकड़े आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है खेती। 45% बिहार के नौजवान सिर्फ खेती करते हैं। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री या उद्योग है कंस्ट्रक्शन, यानी कि घरों का और इमारतों का निर्माण। 17% बिहार के नौजवान सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लेबर के तौर पर। होलसेल और रिटेल और गाड़ियों के रिपेयर में तकरीबन 12% लोग काम करते हैं, यानी कि दुकानदार और गाड़ियों के रिपेयर, घड़ी का रिपेयर, मोबाइल फोन का रिपेयर, ये तमाम दुकानें चलाने वाले 12% नौजवान हैं। और कारखानों में काम करने वाले लोग बिहार में 10% भी नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 9.3% हैं, लेकिन तमाम एनजीओ के आंकड़ों के आधार पर यह 7.1% बिहार का नौजवान है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में बीते 10 साल में एक भी नए औद्योगिक यूनिट को नहीं लगाया गया है। एक भी नया औद्योगिक यूनिट नहीं लगा है। बिहार में एक जमाने में कम से कम 50 चीनी मिलें हुआ करती थी। आज उनमें से न जाने कितनी चल रही होंगी। कई तो ऐसी हैं जिसमें इतना जंग लग चुका है कि वहां कुछ भी नहीं होता। बिहार की तमाम फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, ठप हो चुकी हैं। वहां का पूरा औद्योगिक क्लास भाग चुका है डर के मारे। पहले लालू राज में और अब नीतीश राज में कोई है ही नहीं, कोई वापस नहीं जाना चाहता। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार के औद्योगिकरण में सबसे बड़ा अड़चन, सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बिहार के पास कोई समुद्र नहीं है, समुद्र तट नहीं है, लैंड लॉक्ड है। इसलिए बिहार में कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता। जनाब नीतीश कुमार जी, जरा ये बता दीजिए कि हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए कौन सी समुद्र का तट यहां पर आ गया है? पंजाब में कौन सा समुद्र का तट है? तमाम हिमाचल प्रदेश में कौन सा समुद्र का तट है? तमाम ऐसे राज्य हैं जो विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड, वहां कौन सा समुद्र है? अजीब सी बातें हैं ना। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो उसके बाद से बिहार में राजस्व नाम की कोई चीज बची ही नहीं। यह कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्पेशल पैकेज की मांग आज से नहीं बल्कि 2005 से कर रहे हैं। उनका चुनावी एजेंडा है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार को केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज नहीं मिल पाया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसका जवाब कोई नहीं देगा आपको। इसके साथ साथ कुछ और चीजें आपके सामने रखता हूं। जरा सोचिए, बिहार में जो एयरपोर्ट है पटना का, वो एयरपोर्ट बड़ा छोटा है। बोइंग 737 विमान लैंड करते समय वहां बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था और 180 लोगों की जान गई थी। यह बात आज से 20 साल पुरानी है। बीते 20 सालों में बिहार के सबसे बड़े एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट को मौजूदा जगह से शिफ्ट कर बिहटा ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। बिहटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी क्षेत्र के बड़ा नजदीक का इलाका है। वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट वहां जाए, लेकिन पटना से बिहटा 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पटना वासियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि बिहटा में एयरपोर्ट बना दिया जाए। क्या इससे बिहार की कानून व्यवस्था आपके सामने उजागर नहीं होती है? मुजफ्फरनगर कांड की जानकारी क्या हम सबों को नहीं है? जिन लोगों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया, उनमें से सबसे प्रतिष्ठित नाम को एक बार फिर जेडीयू ने चुनावी टिकट भी दे दिया, और अपराधीकरण नहीं है बिहार में। इसके साथ साथ बिहार के गौरवशाली इतिहास से जरा आपका तारुफ कराता हूं। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पूरी दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया था? जी हां, पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र और गणराज्य बिहार में था, जिसे हम लिच्छवी राज्य के तौर पर जानते हैं, द रिपब्लिक ऑफ लिच्छवीज। आज से 2500 साल पहले, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा पूरी दुनिया को अगर किसी ने दी तो बिहार ने दी। अर्थशास्त्र और पूरे देश को कैसे चलाना है, इसको अगर किसी ने सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने रखा तो वह है चाणक्य, जो बिहार की पैदाइश है। अशोक कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया भर में उनका नाम है।
सम्राट अशोक को हर कोई जानता है, लेकिन उनके बारे में आज बिहार में कोई चर्चा करने वाला भी नहीं बचा है। बिहार जन्मभूमि है बुद्ध की, बिहार जन्मभूमि है महावीर की। लेकिन क्या बुद्धा सर्किट में वहां पर कुछ मिलेगा आपको? बोध गया चले जाइए, ऐसा लगता है कि पता नहीं किस खंडहर में आ गए हैं। सड़कें हैं लेकिन न के बराबर हैं, इमारतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं। एक शांतिप्रिय जगह पर पहुंचने के बाद भी आपको लगता है कि वहां कुछ नहीं है। क्यों नहीं बोध गया को एक विशाल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाता, दुनिया भर के लोग वहां पर आते। महावीर स्थान पर अगर आप जाएं तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि बस किसी तरीके से पहुंचो और भाग निकलो। क्यों इसे टूरिज्म सर्किट के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से विकसित नहीं किया गया? अयोध्या के नाम पर पूरे देश भर में बीते 28 साल से राजनीति चलती रही, लेकिन क्या आप जानते हैं मां सीता ने कहां जन्म लिया था? बिहार। लेकिन क्या वहां एक भव्य मंदिर है? नहीं है। क्या वहां पर राम सर्किट का कोई इंक्लूजन है? नहीं है। कोई नहीं जानता कि माता सीता का जन्म बिहार में हुआ था और कैसे वहां श्रद्धा का एक अपार अटूट संबंध है। कोई नहीं जानता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता इसके ऊपर। एक गौरवशाली बिहार, जहां पढ़ाई और शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती थी, जहां आज से 2500 साल पहले लोग दुनिया भर से पढ़ने के लिए आते थे, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में अब सिर्फ ईंट बची है। और बिहार में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ छीछा लेदर, क्योंकि बिहार में पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसे किसी भी तरीके से बिहार छोड़कर भागना है, क्योंकि उसे वहां नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। यह है आज की बिहार की स्थिति। इस गौरवशाली इतिहास के साथ आज अगर बिहार में पूरी तरह से सब कुछ नाकाम और विफल दिखाई देता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की या राजनीतिक अमले की? वही राजनीतिक अमला जो पूरे तरीके से बिहार को निस्नाबूद करता रहा है। 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का शासन चल रहा था बिहार में, यानी कि आज से 30 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने शासन संभाला। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और इन दोनों ने मिलकर 15 साल तक बिहार को तथाकथित तौर पर एक जंगल राज के हवाले कर दिया। बिहार की विकास की रास्ते में ऐसी अड़चनें आई जो कि बिहार उससे रिकवर कर पाए, बड़ा मुश्किल था। 2005 में उम्मीद की किरण थी कि नीतीश कुमार जी बिहार का उद्धार करेंगे। 15 साल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज भी हर पैमाने पर बिहार पिछड़ा हुआ है। तमाम बीमारू राज्यों में, सभी बीमारू राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आप खुद तय कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा उम्मीदें हैं तो सिर्फ उस नौजवान पीढ़ी से जो आज आगे आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार के लोग जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर, संवेदनाओं और संभावनाओं से परे हटकर विकास के लिए वोट करेंगे? क्या विकास वाकई में बिहार के लिए मायने रखता है, या दरअसल हम इसे हमेशा वैसे ही जानते रहेंगे जैसे मेरे मित्र जब मैं विदेश में पढ़ता था तो कहते थे, डू यू बिलोंग टू द बैडलैंड्स ऑफ बिहार? बैडलैंड्स ऑफ बिहार, यह शब्द कान में शीशे की तरह घुलता है, लेकिन यह सत्य भी है। धन्यवाद।